हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर 5 चल रहा है डिजुरेखीय पथ प्रगति। और इसके हमने लास्ट वीडियो पार्ट 5 किया था। उसमें हमने ग्राफ की बेसिक जानकारी हासिल करी थी और मैंने कुछ आपको फॉर्मूलाज बताए थे कि मैथमेटिक्स में वेग इस तरह निकलता है तो ग्राफ से ऐसे निकलता है। और लास्ट वीडियो में हमने विस्थापन और समय ग्राफ का अध्ययन करा था। विस्थापन और समय ग्राफ से वेग निकलता है जब हम प्रवणता निकालते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेग और समय ग्राफ की। इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे वेग समय ग्राफ का, यानी कि बड़ा सिंपल सी है कि भिन्न भिन्न अलग अलग समय के लिए जब हम किसी वस्तु का वेग लेते हैं, एक वस्तु गतिशील अवस्था में है, उसका हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और टाइम अलग अलग लिया और वेग भी उसका अलग अलग लिया, उसका ऑब्जर्व करके देखा और उनके बीच में एक ग्राफ जनरेट कर दिया, बना दिया। तो जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को हम कहते हैं वेग समय ग्राफ। ठीक है। ऑब्जर्व दो तरीके से होता है कि या तो गति एक समान होगी या गति असमान होगी। पहले हम बात करते हैं कि एक समान गति के लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए। और सुनिए, एक समान अगर आपकी गति हो रही है तो ग्राफ तो हमेशा एक्स एक्स वाई एक्स पर ही बनता है। एक्स एक्स पर आप क्या लेते हैं, समय लेते हैं, ये पहले भी मैंने आपको क्लियर करा दिया था। दूसरी जो भी चीज है जैसे कि वेग है तो वेग को हम कहाँ लेंगे, वाई एक्स पर ले लेंगे। ठीक है। एक समान जो गति होती है, मूल बिंदु है, उसके लिए ग्राफ जो आता है वो हमेशा बढ़ती हुई सरल रेखा आएगा, सरल रेखीय ग्राफ आता है। ये बात भी हमने आपको पहले भी क्लियर कर दी थी, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि गति अगर एक समान होगी तो कोई भी ग्राफ आएगा वो सरल रेखीय आएगा। वेग और जो समय ग्राफ होता है वहां से त्वरण निकलता है, ध्यान रखना। वेग के और समय का जो ग्राफ बनता है वहां से क्या निकलता है, त्वरण। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि वेग समय ग्राफ से त्वरण किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। पहला तो हमने सीखा कि एक समान गति के लिए ग्राफ कैसा होता है, सीधी रेखा। क्लियर हो गया। दूसरी बात हम सीखेंगे कि त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं एक समान गति के लिए, जो हमारा वेग समय ग्राफ होता है। इसके लिए हमने इस पर दो बिंदु कंसीडर कर लिए। एक बिंदु मान लीजिए हमने ए लिया, इस पर जो हमारा टाइम है वो t1 है, सपोर्ट है, और जो इस पर वेग है वो हमारा मान लीजिए v1 है। दूसरा बिंदु हमने कंसीडर करा b, ये बिंदु जो b कंसीडर किया, इस पर जो आपका टाइम है वो t2 है और इस पर जो आपका वेग है वो v2 है। इसके पॉइंट बनाओगे तो ये v1 t1 आएंगे और इसके पॉइंट बनाओगे तो वो v2 और t2 आएंगे। पहले मैंने y वाले को लिख लिया, फिर x वालों को कोई दिक्कत नहीं। अब आप अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो बताइए वेग का फॉर्मूला आपका क्या हो, सॉरी त्वरण का फॉर्मूला आपका क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। त्वरण a बराबर विस्थापन, सॉरी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, बाद का वेग कितना है बताओ, v2, पहले का वेग कितना है v1। दर, दर जब भी आता है तो समय से बात करते हैं, बाद का समय कितना है t2 और पहला का समय कितना है t1। तो मेरे हिसाब से, यानी कि मैथमेटिक्स का जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका त्वरण का वैल्यू आता है v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। बट अब ग्राफ में आ जाइए, ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये जो वैल्यू होती है ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है y2 माइनस y1, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है x2 माइनस x1, और ये वैल्यू कहलाती है प्रवणता। ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये वैल्यू आपकी tan थीटा के बराबर होगी, लंब बटे आधार, ये लंब लिख लगा यहां से यहां तक, ये होगा v2 माइनस v1, आधार निकलेगा यहां से यहां तक, ये वैल्यू होगी t2 माइनस t1। ठीक है। और tan थीटा क्या कहलाता है, रेखा AB की प्रवणता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वेग और समय के बीच ग्राफ है तो आपका त्वरण निकलेगा। और त्वरण निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी रेखा बनी है उसकी प्रवणता ज्ञात की दी है, तो प्रवणता ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड हम बात करते हैं असमान गति के लिए, असमान गति के लिए
अगर आप असमान गति के लिए बात करोगे, वेग और समय ग्राफ बनाओगे, तो पहले भी आपको बहुत दफे बता चुके हैं कि असमान यहाँ समय ले लीजिए, यहाँ वेग ले लीजिए। असमान के लिए सरल रेखा को छोड़कर कुछ भी आ सकता है, तो मान लीजिए इस तरह से आ गया। और असमान गति में जो त्वरण निकलेगा वो निकलेगा औसत। तो 2 पॉइंट करेंगे, वही अपना t1 v1, पहले का वेग v1, समय t1, दूसरा पॉइंट कोऑर्डिनेट कीजिए और वही अपना क्या होगा उस पॉइंट का v2 t2। अब क्या है कि चूंकि वेग का मान लगातार बदल रहा है, गति असमान है, तो जो वैल्यू निकलती है औसत में निकलती है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली एक लाइन ड्रा कर दीजिए, और जो भी आप लाइन यहाँ पर ड्रा करोगे उस लाइन की प्रवणता निकाल दीजिए। रेखा की जो प्रवणता निकलेगी, जो भी निकलेगी, वो औसत त्वरण बताएगी। ठीक है, तो इस ग्राफ से अगर आपको औसत असमान से हमेशा औसत निकला, ध्यान रखना। औसत त्वरण अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे, जो आपकी सरल रेखा बनाई है आपने, सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लीजिए। सरल रेखा की प्रवणता आप निकाल लीजिए, तो वही आपका औसत त्वरण का वैल्यू आ जाता है। पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। इसमें एक और होता है तीसरा में क्या है कि वेग और समय का ही ग्राफ है, वेग समय ग्राफ, लेकिन इस बार से विस्थापन निकालना है आपको। वेग समय ग्राफ से क्या निकालना है भाई, विस्थापन ज्ञात करना है। इससे जो लास्ट वीडियो थी आप उसे चाहे एक बार और देख ले, मैंने वहां पर सिखाया था विस्थापन का मतलब क्या होता है। वेग और समय, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ही विस्थापन को दर्शाता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। इसमें भी 2 कंडीशन होती है कि वेग और समय जब हम विस्थापन निकालना है, तो पहली केस ये होता है कि जो आपका वेग हो, वेग एक समान हो। वेग क्या हो आपका, एक समान, यानी कि वेग का मान ना बदल रहा हो। ठीक है, अगर वेग का मान नहीं बदल रहा है तो ध्यान दीजिए ग्राफ में किस तरह का ड्रा होगा। ग्राफ जो होगा, ये तो वेग ले लेंगे इस अक्ष पर, और इस अक्ष पर क्या ले लेंगे, समय ले लेंगे। ठीक है, वेग नहीं बदल रहा है तो मान लो वैल्यू ये थी सपोर्ट है शुरुआत में, तो यही रहेगी, ना तो ऊपर को जाने का ना नीचे को जाने का। हमें जो विस्थापन ज्ञात करना है, पहली तो बात ये सीखिए कि अगर वेग कांस्टेंट है, एक समान है, तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से एक्स अक्ष के पैरेलल सरल रेखा बनेगा। पहली तो बात ये। दूसरी बात यह है कि आपको कहां से कहां तक विस्थापन ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ए से बी तक करना है किसी भी ग्राफ में, आप यही करोगे जब आपको सिखा रहा हूं। तो ए से बी तक करना है, ए की लाइन लंबवत एक लाइन खींच दीजिए नीचे, और बी की भी लंबवत एक लाइन खींच दीजिए। उससे क्या होगा, एक आकृति बनेगी। उस आकृति को आप डॉटेड डॉटेड करके आकृति की पहचान कीजिए कि वो आकृति किस तरह की है। अगर आप देख रहे हो कि क्या ये आकृति आयतनीय है क्या, इसे मान लो बी डैश और इसे मान लो ए डैश। तो माय डियर स्टूडेंट, जिस भी तरह की आकृति बन जाए, लेकिन अगर वेग एक समान होगा तो पक्का आकृति आयत बनेगी। और ऊपर मैंने लिखा है विस्थापन अगर ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। तो जो भी आपकी आकृति बन जाए उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। फिलहाल क्या बना है, आयत, और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो ग्राफ से अगर आपको क्या ज्ञात करना है, विस्थापन, तो माय डियर विस्थापन S बराबर क्या हो जाएगा, ये जो आपकी आकृति है, जो भी बन जाए आकृति, ए बी डैश ए डैश का क्षेत्रफल। और फिलहाल मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, वो तो आप समझदार हो। आकृति चूंकि आयत बन रही है तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। ये यहां पर क्लियर हो जाता है। इसमें अगर आपको विस्थापन ज्ञात करना हो तो दूसरा केस सुनिए क्या होगा। दूसरे केस के लिए आपको करना ये होगा कि पहले केस में तो वेग नियत था, यानी कि वेग एक समान था। एक समान का मतलब नियत यानी कि कांस्टेंट। दूसरे केस में त्वरण नियत ले लीजिए, त्वरण नियत हो। क्या हो भाई आपका, यदि त्वरण नियत हो, या नियत का फिक्स हो, कांस्टेंट हो। अगर त्वरण नियत होगा
तो वेग के और समय के बीच जो ग्राफ बनेगा, ये समय ले लीजिए और यहाँ पर आप वेग ले लीजिए, त्वरण नियत है तो ग्राफ जो बनेगा हमेशा ये बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बन सकता है, यहाँ से, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बढ़ती हुई सरल रेखा बनेगा। कब? जब त्वरण नियत होगा। ये दो केस बनते हैं भाई विस्थापन निकालने के लिए। अब हमें मान लीजिए सपोज डेट यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक का विस्थापन ज्ञात करना है ए तक। तो मैंने कहा था जहां से जहां तक विस्थापन ज्ञात करना हो वहां की परछाई डाल दो, लंबवत लाइन डाल दो। अब इस रेखा जो बची कुची रेखा है इनकी परछाई डाल दो। तो जब आप इसकी परछाई डालोगे तो आप ये पाओगे कि परछाई की जो आकृति बनी है वो कैसी बनी है? त्रिभुज। और त्रिभुज का नाम दे रहा हूं OAB। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो भी आपकी आकृति बन जाए उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए और जो भी क्षेत्रफल निकलेगा वही विस्थापन कहलाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ग्राफ से कि विस्थापन आपको निकालना है तो विस्थापन S बराबर हो जाएगा आकृति फिलहाल आपकी बनी है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आज के लिए हमारा ये ग्राफ अब कंप्लीट हो चुके हैं। जो मैंने 2 तरह के ग्राफ आपको पढ़ाने थे कंप्लीट हो गए।